हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैट कैफ फाइनेंस। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं और उस चीज़ का नाम है भाई बर्गर किंग का आईपीओ। बर्गर किंग का आईपीओ आपको पता ही है, वैसे काफ़ी फेमस ब्रांड है बर्गर किंग। आपको नहीं पता तो भाई ज़रूर जाकर सर्च करो। काफ़ी ज़्यादा रैपिडली ग्रो होने वाली इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री नहीं, काफ़ी ज़्यादा रैपिडली ग्रो होने वाली कंपनी है। मैकडोनल्ड्स के बाद किसी का नाम अगर बर्गर में लिया जाता है तो भाई बर्गर किंग का ही लिया जाता है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे ऑब्जेक्टिव और विशेष को लेके, अब मेनली यहाँ पे निकल के आता है भाई, यहाँ पे ये इनको इनका जो है जनरल जो कॉर्पोरेट पर्पज है वो मीट करने के लिए इनको आईपीओ रिलीज करना। और सेकेंडली यहाँ पे निकल के आता है बर्गर किंग को अपने रेस्टोरेंट्स को जो रोल आउट करना है, यानी कि एक्सपैंड करना है और ज़्यादा रेस्टोरेंट्स लेके आना है। उसके लिए इसको चाहिए रहेगा बहुत सा पैसा। तो उस पैसे को जो नीड रहेगा उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे आईपीओ को लिस्ट किया जा रहा है कि पब्लिक से यहाँ से पैसा पैसा लिया जाए और इनके जो रेस्टोरेंट्स है और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे ओपन किए जाएं। बात करो अगर बर्गर किंग ब्रांड के बारे में, तो बर्गर किंग इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग क्विक सर्विस बर्गर रेस्टोरेंट है, आप कह सकते हो। आप इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से रैपिडली जो है ग्रो हुई है बर्गर किंग की जो चेन है, क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट की चेन है, ऐसा नहीं है एक रेस्टोरेंट है। इंडिया में काफ़ी जगह पर इसके रेस्टोरेंट निकल के आते हैं। भाई मैं बात करूँ तो भाई सेकेंड लार्जेस्ट फास्ट फूड बर्गर ब्रांड है। ओके, सेकेंड लार्जेस्ट फास्ट फूड बर्गर ब्रांड है, यानी कि मैकडोनल्ड्स के बाद किसी का नाम लिया जाता है जो मैंने कहा स्टार्टिंग में, वो है बर्गर किंग का। बर्गर किंग बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो हुआ है। और अगर मैं बात करूँ आउटलेट्स की यानी कि रेस्टोरेंट्स की, तो 216 यहाँ पे बर्गर किंग के रेस्टोरेंट्स निकल के आते हैं। वही बात करूँ फ्रेंचाइजी को लेकर, तो ऑलमोस्ट 8 सब फ्रेंचाइजीज बर्गर किंग के अंडर निकलती है। तो ऑलमोस्ट 216 रेस्टोरेंट्स है बर्गर किंग के। तो आप सोचो कितना बड़ा ब्रांड है। और 8 सब फ्रेंचाइजीज भी है बर्गर किंग के अंडर। अब बात करो अगर इनके राइट्स वगैरह के बारे में, तो भाई जितने भी इनके बर्गर किंग के रेस्टोरेंट्स चलते हैं सारे राइट्स अभी भी बर्गर किंग के पास है। चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, डेवलपमेंट हो या फिर ऑपरेशन हो। ओके, एस्टेब्लिशमेंट नया खोलना, ओके, नया रेस्टोरेंट खोलना, डेवलपमेंट करना, कुछ इंटीरियर वगैरह होगा, कुछ मशीनरीज वगैरह होंगी उसको डेवलप करना, या फिर डे टू डे जो ऑपरेट होता है वो भी बर्गर किंग के अंडर ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो इसकी फ्रेंचाइजी ले रहा है उसी को सारा दिया जाएगा, सब कुछ बर्गर किंग के अंडर रहेगा। बात करूँ अगर, तो भाई यहाँ पे इनका जो एम है वो है इंडियन टेस्ट को प्रेफरेंस देते हुए न्यू फूड प्रोडक्ट्स ऐड करना इनटू देयर पोर्टफोलियो। अब बात करो यहाँ पे इंडियन टेस्ट को प्रेफरेंस देते हुए न्यू फूड प्रोडक्ट ऐड करना, अब इसका क्या मतलब हुआ। तो भाई जैसे आपको पता ही है मैकडोनल्ड्स जो है ये यूएस की कंपनी है और यहाँ पे जितने भी इनके बर्गर्स थे वो हैम बीफ कह सकते हो आप, यही इनसे बने होते थे और इंडिया में ये सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं की जाती है। तो यही मेजर रीज़न है कि मैकडोनल्ड्स ने यहाँ पे आलू टिक्की कह सकते हो या आलू से बनने वाले वेज बर्गर्स यहाँ पे लेके आया था। बट यहाँ पे इंडियन स्पाइसेस मिसिंग थे, तो बर्गर किंग ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो इंडियन स्पाइसेस है उसको यहाँ पे यूज़ किया गया। उनके जितने भी बर्गर के पैटीज़ है वही सारी चीज़ों में, उनके सारे प्रोडक्ट्स में इंडियन स्पाइसेस को यूज़ करते हुए इंडियन बर्गर बनाया गया यहाँ पे। तो यही डिफ्रेंशिएट करता है मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग को। ये एक कह सकते हो एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स, यानी कि यहाँ पे ये होता है कि ये चीज़ें इनोवेट होती है। ऐसा नहीं कि सेम बर्गर आप 10 साल चलाओगे तो लोग उसके पीछे जाएंगे। आपको इनोवेट करना होता है प्रोडक्ट्स के अंदर में, टेस्ट के अंदर में, क्वालिटी के अंदर में, कुछ नया देना होता है कस्टमर्स को कि सेम टाइप का खाना आप रोज़ नहीं खा सकते, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ निकल के आती है। इनको इनोवेशन के लिए कह सकते हो, न्यू प्रोडक्ट ऑफर करने के लिए यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। फॉर दैट ऑल्सो दे नीड फंड, और बर्गर किंग काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। ऑल दो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, वो हम आगे देख ही लेंगे। बट कह सकते हो आप लोग, बर्गर किंग एक अच्छी खासी कंपनी है, आने वाले समय पे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बात करो यहाँ पे, तो भाई बर्गर किंग ऐसे कह सकते हो एरियाज़ को, लोकेलिटीज़ को चुनता है जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो, क्योंकि बर्गर किंग हर जगह तो नहीं चलता है। आप गांव में जाओगे, वो लोग इतने ज़्यादा यूज टू नहीं होते बर्गर खाने से। आप वो खा भी लेंगे लेकिन डेली बर्गर खाना वो उनके लाइफस्टाइल में नहीं आता है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा वो डेवलप नहीं है, वो डेवलप्ड है। बट उनका खाना कैसा होता है, नॉर्मल होता है। कभी कभार ही जाते हैं वो ऐसा फास्ट फूड खाने के लिए, नॉट डेली। लेकिन जनरली होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एवरी डे कह सकते हो आप जंक फूड जो है खाया जाता है, यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है। तो दैट्स वाई ये ऐसे लोकेलिटीज़ को कवर करते हैं, ऐसी सिटीज़ को कवर करते हैं जहाँ पे इस तरीके का खाना ज़्यादा खाया जाता है, ताकि उनको जो होने वाला लॉस है वो थोड़ा सा कम हो जाए, जो प्रॉफिट है वो थोड़ा अच्छे से हो, जो कुछ भी इनका है। जनरली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कवर किया जाता है, जितने भी ऑल ओवर द कंट्री जितने भी स्टेट्स है भाई, यहाँ पे ऑलमोस्ट 216 के इनके रेस्टोरेंट्स चलते हैं।
बात करते हो थोड़ा सा डेट्स के बारे में, तो ऑलमोस्ट 2 दिसंबर को इसकी डेट निकल के आती है, जहाँ पे बिडिंग प्राइस ओपन होने वाला है, और 4 दिसंबर को यहाँ पे क्लोज होने वाला है, यानी कि 2 ही दिन का स्पैन है। आज है 27, तो आपके पास जनरली 5 to 6 डेज रहेंगे इसके लिए, कह सकते हो प्रिपेयर होने के लिए। बात करूँ अगर फाइनल अनाउंसमेंट स्टेटस को चेक करने के लिए, तो भाई 9 दिसंबर को ही आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर जैसे ही चेक करोगे 9 दिसंबर को, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई आपको अलॉट हुए ही नहीं, क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा आईपीओस जो है सबको अलॉट नहीं होते, वो कुछ ही लोगों को जो है अलॉट होते हैं। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। बात करूँ अगर मैं रिफंड को लेके, तो भाई सबको, जैसे मैंने कहा, सबको अलॉट नहीं होते, कुछ लोगों को ही अलॉट होता है। तो जिनको अलॉट नहीं हुआ भाई उनको जो रिफंड है वो मिलेगा 10 दिसंबर को। वही अगर मैं बात करूँ जिन लोगों को मिला है, तो भाई उनके अकाउंट में 11 दिसंबर को सारे शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। वही अगर आईपीओ के शेयर लिस्टिंग डेट की बात करूँ, तो भाई 14 दिसंबर को आईपीओ जो है लिस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये अलॉट नहीं भी हुआ है, स्टिल आपको ये स्टॉक चाहिए होगा, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो भाई 14 दिसंबर को आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो नॉर्मली जैसे शेयर्स में करते हो। बात करूँ अगर बर्गर किंग के आईपीओ के ज़्यादा डिटेल में जाके, तो भाई ऑलमोस्ट 2 दिसंबर को, जैसे मैंने कहा, ओपन होगा, 4 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इशू टाइप कौन सा है? बीबीआई इशू टाइप बोलते हैं इसको, बुक बिल्ट इशू। इशू साइज़ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 13 करोड़ 50 लाख, यानी 13 करोड़ 50 लाख इक्विटी शेयर्स यहाँ पे इशू होने वाले हैं। एग्रीगेट यहाँ पे अमाउंट की बात करूँ तो 810 करोड़ रुपए निकल के आती हैं। तो इन 13 करोड़ 50 लाख शेयर्स में से ऑलमोस्ट 7 करोड़ 50 लाख शेयर्स जो है वो फ्रेश इशू, यानी कि नए शेयर्स यहाँ पे लाए गए हैं। ऑलमोस्ट 450 करोड़ की इसकी वैल्यू निकल के आती है, और जो ऑफर फॉर सेल है वो है ऑलमोस्ट 6 करोड़ का, और इसकी जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है वो आती है 360 करोड़। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें निकल के आती है। फेस वैल्यू की बात करो, 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर निकल के आती है, और आईपीओ का प्राइस है ऑलमोस्ट 59 to 60 रुपीज़, 1 ही रुपये का डिफरेंस है। आपको अगर बिड करना है तो वही 59 से 60 रुपीज़ के बीच में ही बिड करना होगा। शेयर्स वैसे आईपीओ जो है एक सिंगल नहीं लिया जाता, उसको लॉट्स में ही खरीदना पड़ता है। तो एक लॉट के अंदर में 250 शेयर्स यहाँ पे रहने वाले हैं, तो आपको एट अ टाइम 250 शेयर्स खरीदना होगा। आप एक लॉट खरीदते हो मतलब आप 250 शेयर्स खरीदते हो, क्योंकि आपको मल्टीपल्स ऑफ लॉट में खरीदना है। मिनिमम ऑर्डर 250 शेयर्स का ही रहेगा। लिस्ट एनएससी बीएससी दोनों जगह पे होने वाला है। आईपीओ के लॉट साइज़ की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा 250 शेयर्स का रहेगा। एक लॉट के अंदर में 15,000 का अमाउंट आपको लगेगा एज पर कट ऑफ। आप मिनिमम एक लॉट लेते हो तो 15,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट्स आप बाय कर सकते हो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो। ऑलमोस्ट 3,250 शेयर्स के यहाँ पे लॉट शेयर्स निकल के आते हैं 13 लॉट्स के अंदर में, और जिसका अमाउंट रहेगा 1,95,000। जैसे आपको पता ही होगा रिटेल इन्वेस्टर्स जो 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा के शेयर्स आईपीओ में इशू नहीं करवा सॉरी आईपीओ में बाइंग नहीं कर सकते 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की रिटेल इन्वेस्टर्स। अगर आप इंस्टीट्यूशनल हो या एनआईएस के अंडर आते हो तो भाई आप कर भी सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करो तो 99% के जो यहाँ पे होल्डिंग्स थे वो इशू यानी जो आईपीओ आने थे उसके पहले 99% 99.39% शेयर होल्डिंग थी प्रमोटर्स के पास में। और यही मैं अगर बात करूँ आफ्टर आईपीओ 65% शेयर होल्डिंग आती है प्रमोटर्स के पास। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है, यहाँ पे 35% के स्टेक्स प्रमोटर के तरफ से निकल के आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। टोटल एसेट्स की बात करूँ तो आप देख ही सकते हो फ्रॉम 2018, 19 और 20 यहाँ पे कंटिन्यूसली एसेट्स में काफ़ी ज़्यादा गेन दिखा है। जैसा कि 7,303 सारी वैल्यूज इन मिलियंस में निकल के आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे 18 to 90 ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का गेन है। 19 to 20 ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का गेन है। तो आप देख सकते हो 2,000 करोड़ से एवरी ईयर जो है, नॉट करोड़, 2,000 मिलियंस का यहाँ पे गेन है। तो 2,000 मिलियंस एवरी ईयर यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं इनके एसेट्स में। वही बात करूँ सितंबर के पीरियड की, सितंबर 2020 की, तो भाई ऑलमोस्ट 11,771 की यहाँ पे टोटल एसेट निकल के आती है, जो कि मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक रेशो मेंटेन करके चल रहा है। वैसे अभी तक 2020 एंड नहीं हुआ है, एंड होते के साथ हमें पता चल जाएगा किस तरीके की टोटल एसेट है, बट एज ऑफ नाउ ये फ्लैट है, इतना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। बात करो रेवेन्यूज़ को लेके, तो भाई रेवेन्यूज़ यहाँ पे एवरी ईयर बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि रेवेन्यू यानी कि इसका सेल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है।
18 में था ऑलमोस्ट 3887 3887, 19 में 6441 और 20 में था 8468। तो फिर रेवेन्यू एवरी ईयर जो है बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं सितंबर तक की बात करूँ 2020 के, तो ऑलमोस्ट 1516। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कोविड की वजह से कितना बड़ा अफेक्शन यहाँ पे आया है, कितना ज़्यादा अफेक्ट हुआ है बर्गर किंग, कितना बड़ा लॉस ये फेस कर रहा है। बात करो अगर यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो आप सारी वैल्यूज को देख सकते हो, सारी वैल्यूज माइनस में है, इन ब्रैकेट, यानी कि माइनस में, यानी कि इसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ओके, अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है ये बिल्ड करते हैं, यानी कि इनके एसेट्स बढ़ाते हैं, इस वजह से भी इनका प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि न्यू स्टोर्स, न्यू रेस्टोरेंट्स ओपन करने में सारा पैसा लगा देते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमारे पास इसका पूरा फाइनेंशियल डाटा नहीं है, तो इस चीज़ की वजह से हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बट जितना हमारी सोच चलती है भाई, तो यहाँ पे ये एक चीज़ निकल के आती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ तो 18 में ऑलमोस्ट 822 मिलियन का लॉस था, 19 में 382 मिलियन का लॉस था और 20 में 765 मिलियन का लॉस था। और 20 के पहले 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट 1189। अब इसको आप 1200 भी कह सकते हो, राउंड ऑफ करके 1200 मिलियन का लॉस है, इतना बड़ा लॉस है। तो भाई एक चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि कंपनी प्रॉफिट में ज़रूर नहीं है और इसका कंसिस्टेंट लॉस भी कम नहीं हो रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट में नहीं है तो कंपनी अच्छी नहीं है, बट आप जितना इस लाइन के इस बॉक्स के अंदर देखोगे, इसका लॉस वेरी करता है। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता जाता है। दिस इज़ नॉट गुड। कंसिस्टेंट अगर कंपनी लॉस कम करने में अगर कह सकते हो कर रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से लॉसेस कवर कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ 2 या 3 सालों में कंपनी प्रॉफिट में भी आ जाए। बट इस सिचुएशन में हम कुछ कह नहीं सकते कि भाई कंपनी प्रॉफिट में आएगी भी या नहीं आएगी। एज ऑफ नाउ मुझे जो दिख रहा है भाई, कंपनी का लॉस फ्रॉम 31 मार्च 2020 से लेकर 13 सितंबर 2020 तक ऑलमोस्ट बढ़ चुका है 500 मिलियन से लेके। ओके, तो ये एक काफ़ी बुरी चीज़ निकल के आती है। मेरे हिसाब से भाई आईपीओ में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बाकी आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताना आप इसमें इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल बनाना सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकॉन दबाओ, साथ ही साथ ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।